तो दोस्तों, हमारे चारों ओर की दुनिया कुछ अद्भुत इमारतों से भरी हुई है, जिनके निर्माण की प्रतिभा आपको आश्चर्यचकित कर देती है। जिनमें से कुछ ऐसी इमारतें हैं जिन्हें बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने असल में अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। अब वाव फैक्ट्स का ये ट्रायर बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, इसलिए मैंने कुछ सबसे बड़ी और सबसे महंगी और सबसे कह सकते हैं अपमानजनक इमारतों की जानकारी इकट्ठा कर ली है, जो कभी अपनी फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और छत से गिरने से सावधान रहना। इनमें से कुछ स्थान तो एक पूरा राज्य भी है। आइए उन सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जो कि कभी भी पूरे नहीं हो पाए। प्रोजेक्ट ब्रिज। यार, आप में से कुछ लोगों ने एक पुराने मेगा प्रोजेक्ट वीडियो के लिए मुझे बहुत डांटा था, जिसमें मैंने सॉकर को फुटबॉल नहीं कहा था। पर अब मैं समझ गया हूं कि अमेरिका का फुटबॉल कम फुटबॉल है और ज्यादा हैंड एग है। लेकिन जब कतर को इसलिए चुना गया कि वे 2022 के किकी पिग ब्लैडर विश्व कप में मेजबानी करें, तो यहाँ इसके बारे में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ था कि क्या इस देश का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के प्रीमियर खेल टूर्नामेंट का समर्थन कर पाएगा। इसलिए कतर देश ने एक अपमानजनक निर्माण अभियान शुरू किया और उन प्रोजेक्ट्स में से एक था दोहा शार्क क्रॉसिंग। जी हाँ, यह एक बेहद एम्बिशियस 3 पुल का सिस्टम था जो पानी के नीचे की 2 सुरंगों के साथ और एक समुद्री सुरंग से जुड़ता था, जो दोहा खाड़ी में लगभग 7.5 मील तक फैली हुई थी। भाई, उससे उम्मीद तो यही थी कि ये विशाल प्रोजेक्ट कम से कम 6000 वाहनों को संभाल लेना चाहिए और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक काफी कम करना चाहिए। अब इस तरह के बड़े निर्माण सस्ते में तो पूरे होते नहीं हैं और कतर की सरकार ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए $12 बिलियन की भारी भरकम रकम तैयार कर ली। इस प्रोजेक्ट के निर्माण की शुरुआत 2015 में होने वाली थी और सभी इस उम्मीद में बैठे थे कि इसे विश्व कप के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन 2022 आया और चला गया और मुझे यहाँ कोई भी पुल नहीं नजर आया। हालांकि कतर इस बात से लगातार इनकार कर रहा था कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तेल की कीमत कम होने के कारण साल 2022 ने उनकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल दिया। बता दूं, उनकी साल में 15% से ज़्यादा इनकम तेल से आती है और पैसे के बिना इनमें से कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ गया। हालांकि आज के दिन वहाँ कोई पुल मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कभी पुल नहीं बन पाएगा। हाँ, कतर की सरकार ने 2020 के बजट में ये पब्लिकली घोषणा की थी कि वे इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये सच होगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। हाँ, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत साबित हुआ और ये पुल मुझे देखने को मिल गया तो तुम सभी को 2024 में मुझे लाइफ टाइम के लिए रोस्टिंग करते हुए देखूंगा। सेंटेनरी कैथेड्रल। ठीक है, अधूरी इमारतों के बारे में कोई भी वीडियो तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अधूरी इमारत के बारे में जिक्र नहीं होगा। भाई, क्या आप अनुमान लगाना चाहते हैं कि ये है कहाँ पर? तो अगर आपने बार्सिलोना में सांग्रादा फैमिलिया का नाम लिया है तो बधाई का जश्न मनाओ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद समझे। हालांकि इस इमारत के निर्माण का काम लगभग 1882 के दशक में हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये भव्य नियो गॉथिक कैथोलिक चर्च इस वीडियो को बनाने के टाइम तक तैयार नहीं हुआ है। बाप रे, इसका मतलब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 140 साल पहले फ्रांसिस्को डी पाउला डेल विलार द्वारा की गई थी, लेकिन उन्होंने 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एंटोनी गोढ़ी को संभालने के लिए दे दिया। अब गोढ़ी ने हर जागते हुए पल को प्रोजेक्ट में लगा दिया, लेकिन फिर भी 1926 में वे दूसरे नंबर पर रहे और आमने सामने की लड़ाई में ट्राम आगे निकल गया। फिर उसे सग्रादा फैमिलिया के तहखाने में दफना दिया गया। भाई, लानत है, उस समय पर इस भव्य इमारत का 1/4 से भी कम हिस्सा बनकर तैयार हुआ होता। गोढ़ी के गुजर जाने के बाद 1 साल तक लगभग रुक रुक कर काम हुआ और अब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से निजी दान पर निर्भर हो गया था। इसलिए किसी भी तरह के काम को आगे बढ़ाने के लिए आने वाली धनराशि बहुत ही कम थी। इसी दौरान फिर स्पेन लगभग तबाह हो गया था, क्योंकि 1936 के दशक में यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया था। उसी साल के जून महीने में अराजकतावादियों ने पूरे तहखाने में आग लगा दी और वर्कशॉप के साथ साथ असल प्लान को भी नष्ट कर दिया। भैया, सौभाग्य से किसी तरह इसके प्लान को बचे हुए टुकड़ों से फिर से तैयार किया गया और इसका काम फिर से साल 1939 में शुरू हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया था। हालांकि हाल ही के कुछ सालों तक प्रोग्रेस बहुत धीमी रही, लेकिन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण 3D प्रिंटिंग जैसे कुछ चीज़ों से प्रोजेक्ट को थोड़ी गति मिली, जो आखिरकार आज हमें यहाँ तक ले आया। देवियों और सज्जनों, मुझे घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि दुनिया की एक्सक्लूसिव खबर के अनुसार सांग्रादा फैमिलिया अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग अब होने वाला है। तो वर्तमान में एक्सपर्ट के अनुमानों के अनुसार ये 2026 के बाद, यानी गोढ़ी के मृत्यु के पूरे 100 साल के बाद पूरा हो जाएगा। क्या कमाल की राइड है भाई।
ठीक है, चलो पैसे की बात करते हैं। हालांकि इस बात को जानना असंभव है पिछले कुछ सालों में निर्माण और रखरखाव पर कितना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन आज के अनुमान के अनुसार इस प्रोजेक्ट में लगभग 25 मिलियन यूरो हर साल खर्च होते हैं, यानी ये लगभग 27 मिलियन के आसपास है। बाप रे, और ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर काम शुरू होने के बाद से 141 सालों तक वे लागतें लगातार बनी रही होंगी तो जनाब हम चौंका देने वाले 4 बिलियन डॉलर के आसपास की बात कर रहे हैं। लेकिन बता दूं ये किसी भी तरह से एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जानकारियों के अनुसार ये मेरे लिए सबसे सटीक रकम है। हालांकि मेरे ग्रेड 4 के टीचर हमेशा कहते थे कि मेरा मैथ्स कभी भी अच्छा तो नहीं रहा है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं किसमें अच्छा हूँ? शहर का सबसे बढ़िया लड़का होने में, हाँ, और मनमोहक यूट्यूब कंटेंट बनाने में। मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? खैर, उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो और खुद देख लो। जल्दी करो। कर लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। शापित मंदिर। तो दोस्तों, गोढ़ी की तरह ही कई सारे आर्किटेक्ट को अपने काम का पूरा फल देखने को कभी नहीं मिलेगा, और उन्हीं आर्किटेक्ट में से एक था राजा बोदा वपेया। ये म्यांमार के कोनबांग राजवंश के छठे राजा थे, जिन्होंने पूरे देश पर अपना शासन साल 1752 से लेकर 1885 तक जमाया। लेकिन बोदा वपाया के आर्किटेक्चरल सपने उन कारणों से नहीं रुके जिनसे गोढ़ी के सपने रुक गए। उन्हें दौरे पर आए चीनी प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक पवित्र बौद्ध ट्रूथ रेलिक उपहार में मिला। इसलिए इस तरह के बहुमूल्य कलाकृति को सुरक्षित रखने के लिए बोदा वपाया ने एक ऐसी इमारत का निर्माण करने की योजना बनाई जो देश का सबसे बड़ा शिवालय बनता, और शायद दुनिया का भी, जिसे अब मिंगुन पाहटो दूर गई के नाम से जाना जाता है। इस विशाल मंदिर के काम की शुरुआत 1790 में हुई। ये मांडले शहर से 6 मील उत्तर पश्चिम में बन रहा था, और जल्द ही ये किंग बोर्ड के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई। इतना महत्वपूर्ण कि उन्होंने राज्य का संचालन अपने बेटे पर छोड़ दिया और निर्माण स्थल के पास अपने लिए एक नया घर बनाया ताकि वे वहां से इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर सकें। तो 7 सालों की मेहनत के बाद ये मैजेस्टिक मंदिर 164 फीट ऊंचा बन गया, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से आबादी पर भारी पड़ा और वहां काम करने वालों के बीच एक अजीब सी भविष्यवाणी की अफवाह फैली। माना जाने लगा ये मंदिर शापित था और इसके पूरा होने के बाद इस पूरे राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और राज्य खत्म होने का मतलब है राजा का भी खत्म हो जाना। इस बात से राजा बोर्ड के अंधविश्वासी स्वभाव पर असर पड़ा और मंदिर पर आगे का काम रोक दिया गया। अपनी असल ऊंचाई से सिर्फ 1/3 ऊंचाई के साथ मिंगुन पाहटो दूर गई अभी भी एक प्रभावशाली स्ट्रक्चर है, लेकिन जरा सोचिए कि पूरा होने पर यह कैसा होता। मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। यहाँ तक अभिशाप की बात है, शायद ये सच होता, या शायद ये काम का ज्यादा दबाव होने के कारण रचा गया एक झूठ होता। ये हमेशा के लिए बस एक रहस्य ही है जिसका उत्तर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। मनोरंजन पार्क। भाई, इतनी जल्दबाजी कहीं जाने में नहीं होती जितनी एक मनोरंजक पार्क के लिए होती है। राइड का मजा, ताजी ग्रिल्ड हॉट डॉग की महक, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन वंडरलैंड मनोरंजन पार्क जो बीजिंग के बाहरी इलाके में मौजूद थी, वे कुछ गलत कारणों से एक रियल रोलर कोस्टर बनी हुई थी। भाई, 120 एकड़ में फैली हुई चेनजुआ गांव की ये थीम पार्क इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है यहाँ 20 मिलियन लोग समा सकते थे। अब आपको लगता है कि इस तरह की हाई एस्पिरेशन वाली जगह एक अलग भूमिका के साथ दिख सकती है ना? एक नज़र खुद देख लो। इस पार्क के निर्माण की शुरुआत साल 1990 के मध्य में हुई, लेकिन ठीक 8 साल के बाद साल 1998 में काम अचानक से रोक दिया गया और साइट को छोड़ दिया गया। अफवाहें तेजी से फैलने लगीं कि काम क्यों बंद हो गया। सामूहिक कब्रों की खोज से लेकर सस्पेक्टेड भूत प्रेतों तक। भाई, भूतों के बगल में स्प्लैश माउंट की राइड कौन करना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इसके पीछे की असलियत बहुत ज्यादा बेकार है। अरे हाँ, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक अवैध डिज्नी वर्ल्ड जैसा दिखता है तो आप बिल्कुल सही है। डेवलपर्स ने काफी हद तक डिजाइनों की नकल की है और अनुमान लगाया है कि डिज्नी चीन में अपने कॉपीराइट के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। वे कितने गलत थे, मुझे इसके बारे में कोई ठोस कानूनी मामला तो नहीं मिला, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डिज्नी ने हांगकांग में अपने खुद के थीम पार्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1999 में हस्ताक्षर किए, मुझे लगता है कि वे कुछ कहना चाह रहे थे। शायद इसी वजह से इनके पास पैसा खत्म हो गया था। हाँ? निर्माण की योजनाएं ध्वस्त होने के बाद जिन किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था वो वापस आ गए और ऐसे काम करने लगे जैसे कुछ भी बदला ही ना हो। खैर, सिवाय इसके कि अब यहाँ एक बड़ा सा अधूरा महल था जो इनकी गाजरों के बीच में आ रहा था। ये इसी तरह से यहाँ 2013 तक रहा और फिर आखिरकार इस स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया। मुझे लगता है कि ये वंडरलैंड एक आई वंडरलैंड बन गया है। जिंग। तो दोस्तों, कंक्रीट की ऐसे बर्बादी में कितना पैसा डूबा ये तो कहना काफी मुश्किल है, लेकिन आपको बता दूं कि डिज्नी वर्ल्ड के मैजिक किंगडम की शुरुआती लागत जो कि 107 एकड़ में थोड़ी कमी है, अफवाह है कि $331 मिलियन थी।
बिल्कुल संग्राडा फैमिलिया की तरह इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन एक बॉल पार्क के रूप में इस बात को ये दर्शाता है कि इस डेवलपमेंट में कितना पैसा बन सकता था। रुकी हुई खरीदारी। भाई जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो मैं अक्सर अपनी इच्छा से ज़्यादा सामान खरीद लेता हूँ। शायद मुझे साउथ चाइना मॉल में अपना हाथ आजमाना चाहिए। बता दूं, इस विशाल 7/1 मिलियन वर्ग फुट के मेगा मॉल के निर्माण की योजना डोंगवान शहर में 2002 में शुरू हुई थी, और इसमें एक रोलर कोस्टर, इजिप्ट का स्फिंक्स और मॉल के बीच 1.3 मील की गोंडोला राइड भी शामिल थी। बाप रे, ये सच में बहुत ही अद्भुत लगती है। खैर आपको बता दूं, इसकी ओपनिंग साल 2005 में कुछ 2350 दुकानों की जगह के साथ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये जगह जैसे शापित है यार, क्योंकि इस मॉल का निर्माण करने के लिए 2.5 बिलियन युआन या फिर $402 मिलियन खर्च करने के बावजूद अथॉरिटीज को वेंडर्स के साथ लीज समझौते को सील करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि साउथ चाइना मॉल पुरानी छोड़ी हुई जगह पर बनाया गया था, इसलिए इसके चारों ओर बनी हुई सड़क जो बुनियादी ढांचा है वे इस मॉल की तरफ आवश्यक ट्रैफिक को भेजने के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ कोई ट्रेन और कोई बस डायरेक्ट नहीं आती। यहाँ की जो भली प्रकार से काम न करने वाली बस सर्विस है उसे डोंगवान से लगभग 2.5 घंटे लगते हैं, फिर जाके वो कहीं 6 मील का सफ़र तय कर पाती हैं। तो बेसिकली यहाँ आने के लिए आपको खुद के परिवहन की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ है जो इस इलाके के बहुत से लोगों के पास नहीं है। हालांकि सारी आशा ख़त्म नहीं हुई है। 2012 तक यहाँ विशाल 47 लॉट भरे गए। चलो एक पार्टी करते हैं, और 2015 तक ये संख्या फिर से बढ़ चुकी है, लेकिन मॉल का बहुत सारा हिस्सा खाली रह गया, और 2018 तक कुछ चीज़ों में सुधार लेने के बावजूद 4 स्टोरीज अभी भी खाली थी। तो दोस्तों, ये गोंडोला नदी हरी और स्थिर हो गई थी, और जीवन का एकमात्र संकेत ये था कि पैदल चलने वाले लोगों को इस इलाके में जाने से रोकने के लिए एम्प्लॉय को रखना पड़ा। लेकिन फिर भी जब मैं वहां गया तो वापस आते समय अपने साथ 4 हैमस्टर और ग्रेज एनाटॉमी सीजन 8 की डीवीडी लाने में कामयाब रहा। यार पर मैंने ऐसा किया क्यों? धन दुर्घटना। पैसा 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 पैसा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे दुनिया को बदला जा सकता है, लेकिन दूसरे मामलों में ये चीज़ों को तेजी से नहीं बदलता। और दूसरी बात, निश्चित रूप से यूजीयापू के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सच है। हाँ, ये किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अभी भी चीन की राह पर चलते हैं, लेकिन वे चीज़ों को बनाने में बहुत अच्छे से बुरे हैं, और यूजीयापू कोई एक्सेप्शन नहीं है। तियानजिन इलाके को इस तरह से सेट किया गया था कि वे शहर के फाइनेंशियल और वर्ल्ड ट्रेड का केंद्र बन सके, लेकिन न्यू वर्ल्ड मनी कैपिटल सस्ती नहीं होती। यूजीयापू को आश्चर्यजनक रूप से $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ, और इसके खुलने की उम्मीद जून 2014 में थी। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, इसका काम पूरा नहीं हो पाया, और इसे इतनी चतुराई से नहीं बनाया गया क्योंकि ये समुद्र तल से सिर्फ कुछ इंच की ऊंचाई पर है, जिससे यहाँ बाढ़ आने का बहुत खतरा है। इसलिए भारी बारिश के बाद लोगों को सड़क पार करने के लिए अपने जूते उतारने पड़े और अपनी पैंट ऊपर करनी पड़ती थी। इसके अलावा इमारत को बनाने के लिए कंपनी को, मैं फिर से कहता हूँ, दुनिया के नए फाइनेंस सेंटर को अपने बजट का प्रबंधन करने में संघर्ष करना पड़ा। किसी तरह उन्होंने $50 बिलियन का विश्वसनीय बजट खर्च कर दिया, और आखिर में भारी कर्ज में डूब गए। हालांकि ये पूरी तरह विनाशकारी और निराशापूर्ण नहीं हो सकता है। यूजीयापू के निर्माण का काम बेशक 2016 से धीमा था, लेकिन 2019 तक तियानजिन की कुछ सरकारी एजेंसीज ने वहां अपना नया मुख्यालय स्थापित कर लिया। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो? क्या आशा की कि ये धुंधली किरण असल में अपनी भारी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना। गगनचुंबी इमारत। कहा जाता है ये फाइनेंशियल सेंटर बनाने की विफल योजनाएं सिर्फ चीन का मुद्दा नहीं रहा है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सेंट्रो फिनांशिएरो कॉन्फिनांजास ने चंद्रमा को अपना लक्ष्य बनाने की कोशिश की और शानदार ढंग से चूक गए। साल 1990 में वेनेजुएला में फाइनेंशियल इमारत का काम स्टॉक ब्रोकरों और बैंकरों के लिए शुरू हुआ, और ये इमारत अपनी 561 ऊंचाई के साथ वर्तमान में वेनेजुएला की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। हालांकि आपको बता दूं कि 1994 के दशक में वेनेजुएला सरकार ने सभी बैंकों पर नियंत्रण कर लिया और यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और इस टावर का काम पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि भैया पैसे ही खत्म हो गया। इसलिए सरकार ने उस पर भी नियंत्रण कर लिया, और सालों तक इस बिल्डिंग को अनदेखा करते रहे, जिसकी वजह से इस अधूरी इमारत ने अपनी गुणवत्ता खो दी। फिर 2000 के दशक में कराकस को एक और बड़ा झटका लगा, और इस बार ये हाउसिंग की भारी कमी के कारण हुआ। इसके चलते बड़ी संख्या में अवैध कब्जाधारियों ने छोड़े गए कार्यालयों पर कब्जा कर लिया,
और 2007 में उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया। इसके बाद आने वाले सालों में ये इलाका खस्ताहाल नाई की दुकानों, बोडेगास, ब्यूटी सैलून और यहाँ तक कि बैंक स्ट्रीट दंत चिकित्सक से भर गया। 2011 तक 700 से भी ज्यादा रिफ्यूजी टावर में अपना घर बना चुके थे। ये फाइनेंशियल सेंटर दुनिया की सबसे ऊंची झुग्गी बन गया था। कितनी बदकिस्मती की बात है यार। बाहरी सूत्रों ने झुग्गी को अपराध और अवैध वस्तुओं का अड्डा बना लिया, लेकिन अंदर के लोगों ने इसे एक प्रकार का कम्युनल यूटोपिया का नाम दिया। उनके लिए दुख की बात है कि इस सपने की उम्र कम रही। 2014 तक सरकार ने सैकड़ों परिवारों को यहाँ से निकाला और उन्हें काराकस के दक्षिण में नए घरों में भेज दिया। अगले साल के जून तक सभी को यहाँ से हटा दिया गया और सेंट्रो फाइनेंसिरो कॉन्फिनांजास एक बार फिर से पूरी तरह से खाली हो गया। हालांकि ऐसी अफवाहें फैली थीं कि चीन के बैंक इसे रिनोवेट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं ताकि वे इसका इस्तेमाल मूल आइडिया के लिए कर सकें, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। हालांकि वेनेजुएला अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए इसमें बदलाव देखना बहुत ही मुश्किल है। धोखेबाज शिपयार्ड। सैन फ्रांसिस्को क्या शानदार जगह है। बेशक इस देश का ये नाम सैन फ्रांसिस, जो पिलेट्स इंस्ट्रक्टर के पट्रॉन सेंटर और $20 जूस के काम से रखा गया है। भाई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अभी ओटलेट्स और जियो जित्सु जिम जिनके लिए ये शहर जाना जाता है वो सभी गुलाब नहीं है। हंटर पॉइंट को ले लें, इसे पुराने नौसैनिक शिपयार्ड की जगह एक शानदार नया पड़ोस बनाने का अनुमान लगाया गया था, जिसको डेवलप करने के लिए एस्टिमेटेड रकम लगभग $8 बिलियन तक हो सकती थी। बाप रे, जिसमें शामिल सभी स्टोर, रेस्टोरेंट, बार, पब्लिक प्लेस और सभी तकनीकी भाइयों और बहनों के लिए सुंदर किफ़ायती घर भी थे। बेशक मैं किफ़ायती कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 2 बिस्तरों वाले कोंडो की कीमत $10 लाख तक हो सकती है। कम ऑन यार। अरे भाई, ये सैन फ्रांसिस्को है। अगर हम इसकी तुलना इस इलाके की कीमत से करेंगे तो ये लगभग 1.4 मिलियन तक है। इसलिए ये किफ़ायती है, या कम से कम अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता तो वो सफल होते। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि बता दूं कि साल 1945 और 1969 के बीच शिपयार्ड अमेरिका में सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी थी। इस वजह से इलाका अभी भी बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का केंद्र बना हुआ है। इसलिए ये घर इतने सस्ते थे। किसी भी निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले सफाई कंपनी टेट्रा टेक को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल को हटाने का काम सौंपा गया, ताकि आप जान सकें कि ये इलाका ब्रांडेड रेडियो एक्टिव ज़ॉम्बी से भरा नहीं है। लेकिन उन पर आरोप लगाया गया था कि 97% डेटा इलाके को सुरक्षित बनाने के प्रमाण के रूप में नकली था। अब ये कोई मजाक नहीं है। लोगों ने अपने साथी खो दिए हैं, बच्चे खतरे में पड़ गए और कुछ लोग तो ऐसी बीमारियों का भी शिकार हो गए जिनका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। इस आरोप का सामना करने के लिए टेट्रा टेक नुकसान भरने के लिए चौंका देने वाली $27 बिलियन की रकम पर विचार कर रहा है। बाप रे। इस बीच हंटर पॉइंट पर किसी भी काम को करने पर रोक लगा दी गई है, और ये तब तक है जब तक कि इसकी सुरक्षा की चिंताएं खत्म नहीं हो जाती। अब इसमें कितना समय लगेगा ये तो कोई भी नहीं जानता भाई। कहीं ना जाने के लिए ब्रिज। मेरी माँ हमेशा के लिए एक नर्सरी कविता गाती थी, जिस कविता का नाम लंदन ब्रिज गिर रहा है था। थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन पिछली बार मैंने चेक किया था तो ये अभी भी वही है। लेकिन यहाँ लंदन में भी एक पुल मौजूद है जो निश्चित रूप से कहीं नहीं जा रहा है, जिसका नाम है थेम्स गार्डन ब्रिज। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी कहीं पर भी नहीं है। आपको बता दूं कि इसकी प्लानिंग की अनुमति लगभग 2014 में दे दी गई, ताकि पैदल चलने वाले यात्री नदी को पार कर पाएं। इस ब्रिज को थेम्स नदी पर पहले से मौजूद वाटरल ब्रिज और ब्लैक फ्रायर्स ब्रिज के बीच में बनाने का विचार हुआ। इसको बनाने का कॉन्सेप्ट अपने आप में बड़ा खूबसूरत, नेचर ओरिएंटेड और हरियाली से भरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये तो, है ना। हालांकि फिर 2016 में लंदन के मेयर ने ये देखने के लिए प्रोजेक्ट का रिव्यू करने का आदेश दिया, क्या अभी भी इस प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने का फैसला सही है या फिर नहीं। तो अचानक निर्माण का काम संभालने वाली गार्डन ब्रिज ट्रस्ट कंपनी ने इस बात का खुलासा किया कि उनके खाते में $71 मिलियन की कमी है। क्या सच में? अभी पुल को बनाने में एक ईंट भी नहीं लगी थी। उससे पहले ही चालाक डीलरों ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में $27 मिलियन, डिजाइनर्स पर $12 मिलियन, कानूनी लागत पर $3 मिलियन और इस तरह के अद्भुत काम को करने के लिए खुद पे $2 मिलियन से ज्यादा का भुगतान कर लिया। बाप रे। और अभी तो हमने इसमें $5,30,000 जोड़े ही नहीं है जो उन्होंने फंड रेजिंग गाला पर खर्च किया, जो कि अमीर डैश बैक पार्टी के लिए बस एक पॉश चर्चा है।
लेकिन यहाँ असली अन्याय यह है कि इसमें से $56 मिलियन ब्रिटिश टैक्स पेयर्स से लिया गया था। बदमाश लोग। भले ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किए बिना अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा कमाया। कैसा धंधा है यार ये। मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्मा उनके लिए कोई ना कोई पुल जरूर बांधेगा, जिससे वे अमीर मोटे लोग पार हो जाएंगे। इस तरह के लोग सबसे घटिया होते हैं वैसे, है ना। नाउम्मीद होटल। भाई, मैं फैंसी होटल में जाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मेरे और आपके बीच का अंतर यह है कि मैं हमेशा ट्विन रूम बुक करता हूँ, जिससे मुझे एक तकिए पर चॉकलेट मिलती है। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, समझे। लेकिन यहाँ एक होटल है जिसमें मेरा जाना अभी बाकी है। मज़ेदार बात यह है कि बाकी सभी लोग भी अभी वहाँ पर नहीं गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग $750 मिलियन खर्च करने के बावजूद भी उत्तर कोरिया के इस रेयुयोंग होटल में कभी भी कोई मेहमान नहीं आया है। सच बोल रहा हूँ। बता दूं कि 1080 फीट से ऊंचा ये 105 मंजिला विशाल पिरामिड जो उत्तर कोरिया की राजधानी में स्थित है, वो आज तक कभी खुला नहीं है। हालांकि इस काम के निर्माण की शुरुआत लगभग 1987 में हुई थी और लगातार काम होने के कारण ये सिर्फ 5 साल बाद 1992 में तैयार हुआ। लेकिन उसके बाद इसकी प्रगति बहुत कम हो गई, क्योंकि इसके तैयार होने के दौरान सोवियत यूनियन का पतन 1991 में होने के बाद उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर गई और अपने सबसे करीबी सहयोगियों के समर्थन के बिना उनके पास अब इतने महंगे और महत्वाकांक्षी डेवलपमेंट को अंजाम देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने इसके उद्घाटन को करने की योजना 2012 में बनाई, जिस दिन इसके फाउंडिंग फादर किम इल सुंग का जन्मदिन था। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, न ही 1 साल के बाद भी सॉफ्ट लॉन्च की योजना बन पाई। रेयुयोंग होटल उत्तर कोरिया के लिए इतनी शर्मिंदगी का कारण बन गया कि उन्होंने इसके अस्तित्व को नकारने के लिए इस होटल की तस्वीरों में हेरफेर करने की कोशिश की। लेकिन समस्या ये कि यह आसमान जितना ऊंचा है। फिर 2018 की बात करें तो एक बड़े एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन इसके तरफ लगाए गए, जिस पे फिल्मों के छोटे एनिमेशन और क्लिप दिखाए जाते हैं। अफसोस कि देश के इतिहास का सबसे भव्य निर्माण प्रोजेक्ट आखिर में एक विशाल प्रचार नोटिस बोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, स्टीरियोटाइप में जीने की बात करो। बुर्ज इयोनिंग दिवालियापन। एक दिन मैं एक विशाल महल में रहना चाहता हूँ। इस तरह से जब मैं जागूंगा तो अपने सभी लटरमस्त पड़ोसियों पर हंस सकता हूँ। गुड मॉर्निंग बेवकूफ़ों। लेकिन हाल ही में मैंने एक ऐसा महल देखा जिसने मेरी सुबह की कॉफ़ी लगभग बर्बाद कर दी, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि बहुत सारे महल देखे। तो दोस्तों, ये है बुर्ज अल बाबास। और इससे पहले कि आप अपनी वीडियो डिवाइस की सेटिंग्स को एडजस्ट करने का प्रयास करें, बता दूं, नहीं, आपकी आंखें धोखा बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं। बुर्ज अल बाबास को इसीलिए बनाया गया था कि ये एक मैजिकल कॉम्प्लेक्स लगे, जिसमें 732 जैसे छोटे छोटे किले जो तुर्की के मुर्दुन में स्थित हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों को असुरक्षित महसूस कराने के बारे में चिंतित नहीं हैं, तो उन्हें इस बात की खबर करो कि इन डीलक्स पैड को खरीदने की कीमत लगभग $3,70,000 और $5,30,000 के बीच प्रति पॉप है। नॉट बैड, खासतौर पर जब आपको पता चलता है कि हर घर में अंडर फ्लोर हीटिंग, जकूजी और दूसरी सभी किस्म की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं। लेकिन भाई बता दूं, 2014 में निर्माण शुरू होने के तुरंत बाद तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 तक डेवलपर्स दिवालिया हो गए और साथ ही लगभग $25 मिलियन के कर्जदार होने का आवेदन किया। कुल मिलाकर 732 घरों में से सिर्फ 587 घर बनाए गए थे, जिनमें से कोई भी कभी पूरा नहीं हुआ और सिर्फ इसका खर्चा ही $200 मिलियन था। मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि परिकथा का ये साम्राज्य एक भी निवासी के बिना वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी चीज़ किसी और को ख़त्म करने से नहीं रोकी जा सकती। दरअसल एक छोटा सा कारण हो सकता है, जैसे कि मुझे यू दीजिए, मुझे जी दीजिए, मुझे एल दीजिए, मुझे वाई दीजिए, पर हमें क्या मिला? हाँ, बहुत ही अजीब जगह। मैं वहाँ नहीं रहना चाहूँगा। क्या आप वहाँ रहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं मुझे। विश्वासघाती मीनार। तो देखा आपने, अब तक आपको शायद इस बात का पता चल गया होगा कि किसी भी इमारत का काम अधूरे रहने के हजारों कारण होते हैं, लेकिन बैंकॉक, थाईलैंड में सैथॉन यूनिट टावर के अधूरे रहने के पीछे अब तक की सबसे खतरनाक वजह हो सकती है। 47 मंजिल वाले इस लग्जरी हाई राइज कॉन्डोमिनियम प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, लेकिन साल 1997 में एशियाई फाइनेंशियल संकट के कारण इसका काम रोकना पड़ा। लेकिन असली अजीब बात यह नहीं है भाई, इमारत के डिजाइनर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट रंगसन टोसुवान को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि 1993 में उस पर हाई प्रोफाइल साजिश रचने का आरोप लगा था। इसको मैं कैसे समझाऊं? क्या था यह आरोप कि टोसवान ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के साथ मांस खाया था, जिसका नाम प्रमाण चांस्यू था,
जिसके तरीके से उसने विवाद को अंतरिम तरीके से समाप्त करने की कोशिश की। इस करना रंगसन को 2008 में जेल भेजा गया था, लेकिन इसके 2 साल के बाद ही साल 2010 में बरी कर दिया गया। अजीब बात है कि भले ही उनको दोषी नहीं पाया गया, लेकिन रंगसन को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि पहले ही यहाँ 1.8 बिलियन थाई बात या $52 मिलियन की डेवलपमेंट पूरी तरह से उजड़ी पड़ी हुई थी भाई, या नहीं है? हाँ, बता दूं कि यूरबेक्स के शौकीन लोग अक्सर जासूसी करने के लिए भूतिया टावर के अंदर घुस जाते हैं, और उन्होंने यहाँ बहुत ही असामान्य दृश्य भी देखे जाने की सूचना दी है। अब अफवाहें तो ऐसी भी हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक और अजीब तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जो कि 43वें फ्लोर के आसपास होती हैं। 2014 के बाद से यात्रियों का दावा है कि उन्होंने इनके हॉल में घूमते हुए एक खोए हुए बैकपैकर की भूतिया छवि देखी है। और निश्चित रूप से ये सच भी हो सकता है, क्योंकि उस समय की पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक कमरे में एक रहस्यमय शव पाया गया था। शायद वे एक दुष्ट खोजकर्ता थे जो एक अधूरी मंजिल से गुजर रहे थे, या शायद ये कुछ इससे भी ज्यादा भयानक चीज हो। मेरा सुझाव ये है कि जगह से दूर रहो। क्या आपने वो पुरानी कहावत नहीं सुनी कि आग के बिना धुआं नहीं उठता? यह स्थान वाकई में खतरे से खाली नहीं है मेरे भाई। भविष्य के घर। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि भविष्य में घर कैसे होंगे? भाई मैंने सोचा है। मैंने अपनी उड़ने वाली कार में बैठकर गैराज में जाने का सपना देखा है। दरवाजे पर जब मैं पहुंचूंगा, मेरी हॉट रोबोट पत्नी मुझे लिटिल केसर का ऑर्डर दे रही होगी। सुनने में शानदार लग रहा है ना? खैर, हम ये कभी नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम जानाडू हाउसेस के डेवलपर्स ने कुछ इसी तरह की खोज की। वो क्या थी? थोड़ा सब्र रखो। बात है साल 1980 के दशक की, जब एक्सपेरिमेंटल घरों की एक सीरीज दुनिया के सामने आई जो प्रदर्शित करती है कि अमेरिका में भविष्य में घर कैसे होंगे। 3 घरों के अंदर जो फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन और टेनेसी में मौजूद हैं, जिनमें जानाडू ने घर के डिजाइन का एक आदर्श भविष्य प्रस्तुत किया। क्या ये कंक्रीट के हैं? यार प्लीज, ये तो पिछले दशक की बात है। जानाडू के बनाए गए हर एक घर का निर्माण एक बड़े गुब्बारे को फुलाकर किया गया था। उन पर खास तरह की पॉलीयूरेथेन इंसुलेशन फोम का छिड़काव किया गया था। ये ना सिर्फ कंक्रीट की तुलना में बहुत सस्ता था, बल्कि इसका प्रोसेस भी तेज था, और इसने जानाडू को ये अजीब भविष्यवादी रूप दे दिया। लेकिन लिटिल सीजर के टेक आउट बॉक्स की तरह ही जादू इसके अंदर है। जानाडू में वो सब कुछ था जो आपके सपनों के महल में हो सकता था। एक स्पा, वीडियो प्रोजेक्टर के साथ एक पार्टी रूम और एक अत्याधुनिक रसोई घर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक शेफ था जो ऑटोमेटिकली ही आपके लिए पौष्टिक और अच्छी तरह से संतुलित भोजन की योजना बनाता रहता है। हर एक कमरा पूरी तरह से ऑटोमेटेड था, माइक्रो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता था। बहुत बढ़िया। रुको, मेरा ऑटो शेफ मेरा स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन कहाँ तैयार कर रहा है? खैर, फिर से मेरे लिटिल सीजर की तरह ही इंटीरियर का ये चमत्कार जल्दी पुराना और बासी हो गया, क्योंकि जानाडू के भविष्य के दावों का आधार बनाने वाले ये सभी कंप्यूटर इक्विपमेंट असल में 1950 के दशक की पुरानी तकनीक से बने थे, और पहला घर बनने के सिर्फ 10 साल के बाद ही ये सब इररेलेवेंट हो गया। 2005 तक आखिरी बचे हुए घर को ध्वस्त कर दिया गया, और यही कारण है कि जानाडू के भविष्यवादी आदर्श कभी साकार नहीं हो पाए। भाई, इनका इस्तेमाल होने से पहले ही ये काफी हद तक खत्म हो चुका था। तो भैया, कोई हॉट रोबोट की पत्नी तो नहीं मिलने वाली? हाँ, तो मैं इतना क्रूर होने की क्या जरूरत है दुनिया। दिल तोड़ने वाला घर। हम में से कई लोगों के लिए घर एक ऐसी जगह है जिसे हम अपने प्रियजनों के साथ शेयर करते हैं ताकि खुश मिजाज यादें बना सकें। सौभाग्य से ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज बोल्ट से ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इस आदमी ने अपने जीवन में करोड़ों रुपए होटल इंडस्ट्री में पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान कमाया, लेकिन जब बात अपने घर की आई तो जॉर्ज सभी बाधाओं को पार करना चाहता था। इसलिए इन जनाब ने एक हार्ट आइलैंड नाम की जगह को खरीदा, जो न्यूयॉर्क के सेंट लॉरेंस समंदर में था, ताकि वे अपनी प्राण से प्यारी पत्नी को सरप्राइज दे सकें, जिसका नाम लुइस था। यहाँ उन्होंने उस समय अमेरिका में सबसे बड़े घरों में से एक का निर्माण शुरू किया, जिसकी होश उड़ा देने वाली लागत $2.5 मिलियन थी। याद रखें, $2.5 मिलियन आज से लगभग 100 साल पहले थे। आज की महंगाई को देखते हुए पैसा लगभग 100 मिलियन के करीब है। बाप रे, क्या आप उसको देखना चाहते हो? बूम, नॉट बैड, है ना? सिवाय इसके कि वो सिर्फ आउट हाउस है, ये है असली महल। बहुत बढ़िया। हालांकि इसका निर्माण 1900 में शुरू हुआ था, लेकिन काम रुक गया जब 1904 में दुखद रूप से लुइस की अचानक से मृत्यु हो गई। तबाह और टूटा हुआ दिल लेकर जॉर्ज एक अकेले विडोवर के रूप में साइलेंट पर लौटने को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उसकी साहसी हवेली से बचे हुए हिस्से को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, और लगभग 73 सालों तक किसी भी स्वागत करने योग्य मेहमान ने
बोल्ड्रोट महल के अंदर कदम नहीं रखा और जैसे जैसे समय बीतता गया ये खराब मौसम और तूफानों द्वारा नष्ट हो गया। हालांकि साल 1970 में इस प्रोजेक्ट को एक ट्रस्ट ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसने इस एलाबोरेट घर को सिर्फ $1 में खरीद लिया था। वैसे ठीक करने में लग गया और 2020 तक उन्होंने इस घर पर हैरान कर देने वाली $50 मिलियन की रकम खर्च कर दी, वो भी सिर्फ इसे रिनोवेट करने में। दुख की बात है कि दुनिया का सारा पैसा भी इस घर को कभी उस तरह से पूरा नहीं कर सका जैसा इसे बनाया जाना था। क्या ही कहानी है यार। पॉक्सी पिरामिड, इजिप्ट। आपने हमें दुनिया के कुछ सबसे अविश्वसनीय आर्किटेक्चरल चमत्कार दिखाए हैं, जैसे कि स्फिंक्स, गीजा के पिरामिड, लेकिन सिर्फ इस देश के असली लोग ही उस इमारत के बारे में जानते हैं जिसे फाराहोस ने भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। भाई मैं नेफे रेफरे के पिरामिड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये नेफे रेफरे अबुसिर में अंतिम विश्राम स्थल है जिस पर प्राचीन इजिप्शियन फेरो ने शासन किया। ये बात है 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व 5वें रावीज वंश के दौरान की। आपको बता दूं कि उसके पिरामिड के अलावा नेफे रेफरे के बारे में शायद ही कुछ और बात भी हमको मालूम हो। और हाँ, यहाँ तक कि पिरामिड भी हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते। आप देख सकते हैं कि इसकी नींव लगभग 256 फीट चौड़ी, 213 फीट लंबी होने के बावजूद इसकी ऊंचाई सिर्फ 23 फीट है। उस समय के एक शिलालेख के अनुसार हमें यह पता चलता है कि नेफे रेफरे के दूसरे साल के कार्यालय के दौरान यहाँ काम बंद हो गया था। खैर, इस बात पर आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि शायद सिंहासन संभालने के 2 या 3 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई होगी, जिससे काम समय से पहले रुक गया होगा। बहरहाल उन्हें उनके अधूरे पिरामिड में दफनाया गया, जिसे फौरन ही मस्तबा में बदल दिया गया। ये एक किस्म की बड़ी फ्लैट कब्र होती है। ये काम उसके सक्सेसर ने लिया था। कई सालों के बाद उसकी मम्मी के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पाए गए, जिससे पता चलता है कि जब नेफे रेफरे की मृत्यु हुई तब वो सिर्फ 20 साल के आसपास का था। बेचारा आदमी। जरा कल्पना कीजिए कि हजारों सालों तक अगर आपको एक छोटे पिरामिड के साथ फेरो के रूप में याद किया जाए तो भैया ये तो बड़ा शर्मनाक है। इन सभी कंस्ट्रक्शन की आपदाओं के विपरीत मैंने अपना वीडियो पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, आपको उन अधूरे प्रोजेक्ट्स में से किस को पूरा होते हुए देखना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।